कविता मुंबई के इस 24वें अंक में मैं प्रशांत जैन आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का यह कार्यक्रम कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। देखते देखते 24 कड़ियां हो गईं। अगला अंक रजत जयंती अंक होगा। बहरहाल आज के इस अंक में कविता पाठ के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय सुरेश कांटक जी बक्सर से, आदरणीय जितेंद्र कुमार जी आरा से। और आप दोनों के कविता पाठ के बाद आदरणीय कौशल किशोर जी अपना वक्तव्य देंगे। कौशल जी लखनऊ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों महानुभावों का। इसके अलावा आज हमारे बीच कुछ वरिष्ठ श्रोता मौजूद हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग कविताएं सुनने आज यहाँ आए हैं। आप हैं आदरणीय चंद्रेश्वर जी लखनऊ से और आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जी आरा से। आप दोनों का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए सुरेश कांटक जी को आमंत्रित करता हूं। थोड़ा परिचय उनका दे दूं। 1954 में 15 जनवरी को आपका जन्म हुआ। कांट आपके गांव का नाम है। इससे दार्शनिक का भी नाम याद आता है। तो आपका सरनेम जो कांटक है आपके गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये महाराष्ट्र में देखने में बहुत आता है। और अध्यापन से आप सेवानिवृत्त हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां तो बहुत सारी हैं। कहानी संग्रह आपके 13 हैं हिंदी में। उपन्यास आपका एक है, एक प्रबंध काव्य है, एक नाटकों का संग्रह आपका प्रकाशित है और एक कविता संग्रह भी आपका प्रकाशित है। लगभग 18 किताबें आपकी हिंदी में हैं और लगभग 18 किताबें आपकी भोजपुरी में भी है। ये एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। मूल रूप से आप कहानीकार हैं, तो भोजपुरी में भी करीब 17 आपके कहानी संग्रह हैं, एक नाटक संग्रह है और एक कविता संग्रह है। और मेरा ख्याल है एक और नाटकों का संग्रह, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, रिसेंटली प्रकाशित हुआ है। तो विपुल लेखन है आपका। 36-37 किताबों का क्रेडिट आपको जाता है। तो बड़ा योगदान है हिंदी में भी, और अगर हम भोजपुरी को मातृभाषा कहें तो भोजपुरी में भी। और बहुत सारी आपकी कहानियों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में हुआ है और आपने भी अंग्रेजी से हिंदी में बहुत से अनुवाद किए हैं कहानियों का भी, और अंग्रेजी नाटक जूलियस सीजर का भी आपने भोजपुरी में अनुवाद किया है। सम्मान आपको मिले हैं आपके रचना कर्म के लिए, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 1993 में, और बिहार सरकार का फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार, जो कि एक बहुत विशेष पुरस्कार है, 2015 में आपको मिला। और कबीर कला मंच जो है, इसकी आपने स्थापना की है अपने गांव कांट में, जो कि बक्सर जिले में। तो मैं कांटक जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग शौकिया तो भोजपुरी में लिखते हैं, 2-4 कृतियां लिख देते हैं, इक्का दुक्का लिख देते हैं। इसको यहाँ से आपने हिंदी के बराबर महत्व जो है भोजपुरी को भी दिया है, और विपुल साहित्य आपने भोजपुरी में भी लिखा है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि कुल मिलाकर भोजपुरी साहित्य की स्थिति क्या है? क्या बहुत लोग लिख रहे हैं और पर्याप्त लिख रहे हैं, या फिर हिंदी में ही ज्यादा लेखन हो रहा है? जी, भोजपुरी में भी लिखने वाले बहुत हैं। जी जी। और भोजपुरी में बहुत साहित्य रचा जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और हर विधा का साहित्य जो है भोजपुरी में उपलब्ध है और लोग लगे हुए हैं। अच्छा और अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाशक नहीं रहने के बावजूद किताबें लगातार आ रही है। लोग अपने पैसे से किताबें निकाल रहे हैं, छपवा रहे हैं और लिख रहे हैं, युद्ध स्तर पर लिख रहे हैं। भोजपुरी में सभी विधा की का साहित्य जो है उपलब्ध हो गया है आजकल। नहीं, ये बहुत रोचक बात है और खुशी की बात भी है। विभाषा का दर्जा था, उसके बाद भाषा का जब दर्जा मिला तो मेरा ख्याल है तब लिखना भी लोगों का बढ़ा होगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। और बिहार या इस यूपी की यूनिवर्सिटीज में भी भोजपुरी की किताबें सिलेबस में होती हैं सर? अभी तो
यदा कदा कहीं कहीं दिखाई पड़ती हैं कि चीजें। जी 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 जी। हाँ, तो बिहार यूनिवर्सिटी में है, और अच्छा अच्छा। कुंवर यूनिवर्सिटी में है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भोजपुरी विषय के रूप में है। नहीं, ये बड़ी बात है। और अपनी जो एक तरह से मातृभाषा ही कहेंगे, हिंदी तो एक औपचारिक भाषा है ज्यादातर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से लोग अपनी मातृभाषा को महत्व दे रहे हैं। अदरवाइज तो मातृभाषाएं धीरे धीरे मरती जा रही हैं। तो कंटक सर, आप अपना कविता पाठ शुरू करें प्लीज। जी ठीक ठीक। मेरी पहली कविता है आईना हूँ, स्वागत। और इसी शीर्षक से मेरा ये कविता संग्रह है। जी अभी हाल ही फिलहाल ये संग्रह आया है, जी। और इसी संग्रह से मैं ये कविता सुना रहा हूँ आपको। आईना हूँ। स्वागत। आईना हूँ, आईना हूँ, तोड़ मत इंसाफ कर, दाग हैं चेहरे पे तेरी साफ कर। आईना हूँ, तोड़ मत इंसाफ कर, दाग हैं चेहरे पे तेरे साफ कर। जो करोगे सामने दिखलाऊंगा, जो करोगे सामने दिखलाऊंगा, ये मेरी गुस्ताखियां हैं माफ कर। जो करोगे सामने दिखलाऊंगा, ये मेरी गुस्ताखियां हैं माफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर। कद बढ़ा लोगे करूंगा अर्चना, कद बढ़ा लोगे करूंगा अर्चना। सोच फिर न हकीकत के खिलाफ कर, सोच फिर न हकीकत के खिलाफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर। कर शुरू, कर शुरू, तू भी हंसे हम सब हंसे। कर शुरू, तू भी हंसे हम सब हंसे। गुल खिला सौ सौ, गुल खिला सौ सौ, नमीमो काफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर, दाग हैं चेहरे पे तेरे साफ कर। धूप में अब मैं चलूंगा, धूप में अब मैं चलूंगा, रोशनी हर तम को दूंगा। धूप में अब मैं चलूंगा, रोशनी हर तम को दूंगा। फिर कहूंगा, फिर कहूंगा, धुंध जाले साफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर, दाग हैं चेहरे पे तेरी साफ कर। क्या बात, बहुत बढ़िया। दृष्टि मेरी दूर तक है, दृष्टि मेरी दूर तक है, महल से मजदूर तक है। दृष्टि मेरी दूर तक है, महल से मजदूर तक है। आ मेरे संग, आ मेरे संग, दूर यह ऐराफ कर। आ मेरे संग, दूर यह ऐराफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर। सोच मत कांटक, हवाएं क्या कहे। सोच मत कांटक, हवाएं क्या कहें। आदमियत को जगह अल्ताफ कर, आदमियत को जगह अल्ताफ कर। आईना हूं, तोड़ मत इंसाफ कर, दाग हैं चेहरे पे तेरी साफ कर। दाग हैं चेहरे पे तेरी साफ कर। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है लिखो। धरती लिखो, आसमान लिखो। धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहे तो दुनिया जहां लिखो। धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहे तो दुनिया जहां लिखो। गिरेबा में अपने भी झांको कभी तो, गिरेबा में अपने भी झांको कभी तो। कहां तेरा खुद का है ईमान लिखो। धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहो तो दुनिया जहां लिखो। लिखो पंख कतरे परिंदे कहाँ हैं। लिखो, लिखो पंख कतरे परिंदे कहाँ हैं। अंधेरे में गायब वासिंदे कहाँ हैं। लिखो पंख कतरे परिंदे कहाँ हैं। अंधेरे में गायब वासिंदे कहाँ हैं। लिखो कौन फैला रहा है अंधेरा।
लिखो कौन फैला रहा है अंधेरा, कहाँ कैद है चांद दिन मान लिखो, कहाँ कैद है चांद दिन मान लिखो, धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहो तो दुनिया जहां लिखो, धरती लिखो, आसमान लिखो। लिखो किस करिश्मे से धरती हरी है, लिखो किस करिश्मे से धरती हरी है, जहां में ये जन्नत की दौलत भरी है। लिखो किस करिश्मे से धरती हरी है, जहां में ये जन्नत की दौलत भरी है जादू ये किस सांस कुर्बानियों का, है जादू ये किस सांस कुर्बानियों का, हो शायर सही, हो शायर सही उसका जयगान लिखो, हो शायर सही उसका जयगान लिखो, धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहो तो दुनिया जहां लिखो। नई कोपले फिर उगाने की खातिर, नई कोपले फिर उगाने के खातिर, अंधेरे में सूरज को लाने के खातिर, नई कोपले फिर उगाने के खातिर, अंधेरे में सूरज को लाने के खातिर, बहारें चले नौ नई तान लिखो, बहारें चले नौ नई तान लिखो, धरती लिखो, आसमान लिखो, चाहो तो दुनिया जहां लिखो, धरती लिखो, आसमान लिखो। बहुत सुंदर, बढ़िया। तीसरी कविता है एक दुर्गावती। रात अंधेरी सिर पर भारी बोझ लिए थी नारी, रात अंधेरी सिर पर भारी बोझ लिए थी नारी, पूछा जब तू कौन तो बोली मैं दुर्गा खेतवारी। रात अंधेरी सिर पर भारी बोझ लिए थी नारी, पूछा जब तू कौन तो बोली मैं दुर्गा खेतवारी। कहाँ गई थी सिर पर क्या है डर नहीं लगता तुझको, कहाँ गई थी सिर पर क्या है डर नहीं लगता तुझको। खेत पटाने प्लास्टिक पाइप डर क्यों होगा मुझको, फटी दरारें खेत में मेरे, फटी दरारें खेत में मेरे, पानी बहुत जरूरी, पियर आए पौधे हैं मेरे, खाद भी है मजबूरी, यही समय बोरिन वाले ने मेरे लिए दिया था, यही समय बोरिन वाले ने मेरे लिए दिया था, भीड़ बहुत लगती बोरिन पर पटवन सांस लिया था। एक दिन की तो बात नहीं है, खेती की औकात यही है, खेत बुलाए जब भी तब हालात यही है, गर्म लोहे की ताव खेत की जब जो मांगे देना ही है, गर्म लोहे की ताव खेत की जब जो मांगे देना ही है, अपने साधन नहीं निहोरा करके ही तो लेना भी है। जी। नहीं रात दिन जाड़ा गर्मी बरखा का यह भेद जानता, नहीं रात दिन जाड़ा गर्मी बरखा का यह भेद जानता, पहुंचो नहीं तो गच्चा खाओ कोई सिफारिश नहीं मानता। 5 बीघे की खेती करती, 5 बीघे की खेती करती, रोपनी सोहनी कटनी करती, अगल बगल वाले किसान को चाचा भैया बाबू कहती, बोली सोहदा आए कोई, सोहदा कोई आए कोई, मुझसे हाथ मिलाए कोई, लाद फाड़ दूंगी हंसुए से, बोली सोहदा आए कोई मुझसे हाथ मिलाए कोई, लाद फाड़ दूंगी हंसुए से, मुझसे घर टकराए कोई। बहुत दिनों से खेती करती, कभी किसी से मैं ना डरती, पिया गए परदेश कमाने, उनका कुछ दुख मैं भी हरती, दुर्गावती नाम है मेरा। क्या बात, बहुत सही। दुर्गावती नाम है मेरा, खेती किसानी काम है मेरा, चूल्हा चाकी बर्तन बासन से निपटी तो खेत पे आई, यह जीवन ही धाम है मेरा।
मौके मुनासिब कर लेती हूँ मजबूरी भी, मौके मुनासिब कर लेती हूँ मजदूरी भी, अगर जरूरी है कुछ तो कुछ मजबूरी भी, दुर्गा की निर्भीक निडरता मेहनत की आवाज, दुर्गा की निर्भीक निडरता मेहनत की आवाज, प्रखरता मन को मेरे अतिशय भाई, कांटक अंकुर गई कविताई, कांटक अंकुर गई कविताई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली कविता है मुमकिन है। मुमकिन है, हाँ जी मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। मुमकिन है धरती रोए और अंबर गाए, मुमकिन है धरती रोए और अंबर गाए, कांटे बेधे हर अंग अंग गुल मुरझाए, हो जाए सारी जिज्ञासाएं कुंद यहाँ, विज्ञान ज्ञान को सारे लगे फफुंद यहाँ, बन जाए धर्मायुध पुनर्नव शोषण का, मुमकिन है पाठ पढ़े सब सत्ता पोषण का, वे हैं तो सब कुछ मुमकिन है जी मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। मुमकिन है कोई विधान ना रह जाए, मुमकिन है कोई भी विधान ना रह जाए, कि लोकतंत्र गंदे नाले में बह जाए, कि हर उगते सूरज को गोली लग जाए, कि चांद भी नभ से पांवों के नीचे आए, परशुराम भी उनकी ही सेवा में लग जाएं, हर धाम धरा का उनके ही हिस्से आए, मुमकिन है जी सब मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। मुमकिन है हिटलर भी साहब पर आ जाए, मुमकिन है हिटलर भी साहब पर आ जाए, मुमकिन है कारागार ये धरती बन जाए, दूती बसंत की डालों पर बैठी रोए, कि काक महोदय सांस संभालों में सोए, ताले जुबान पर हो और चाबी खो जाए, हर आग बुझे शमशान में खुद को दफनाए, मुमकिन है यारों मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। मुमकिन है सारे वज्र तुंड बट पर छाएं, मुमकिन है सारे वज्र तुंड बट पर छाएं, कि नक्सर ही मालिक धरती की बन जाएं, बगदल ही परचम घुघु दल के फहराएं, खरकट तख्तों पर सजे ताज ले मुस्काएं, बंजर बन जाए जंगल हर होकर गिरफ्त, पर्वत ऊंचे सिर नत हो जाए पस्त पस्त, मुमकिन है प्यारे मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। मुमकिन है जनगण अनुसेवक हो त्रस्त तस्त, मुमकिन है जनगण अनुसेवक हो तस्त तस्त, लक्ष्मीपत सारे महलों में हो मस्त मस्त, हो बंद आवाजें बुझ जाए हर ज्योति नवल, रंग जाए सभी रत्नार रंग जो रहे धवल, हर दिशा गुलामी के गीतों से भर जाए, हर सत्य झूठ का मान बढ़ाए डर जाए, मुमकिन है पीवर मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है। पर है मुमकिन यह भी कि जंगल जाग उठे, पर है मुमकिन यह भी कि जंगल जाग उठे, साहब के चेहरे में गूंथे हर दाग दिखे, छुपा आस्तीनी बिस्तर उन्हें ही डस जाए, भस्मासुर सिर पर हाथ रखे खुद जल जाए, तमकी छाती को चीर नए को मन निकले, हर हाथ में हो जलती मसाल पत्थर पिघले, मुमकिन है यह भी मुमकिन है, साहब हैं तो सब मुमकिन है, साहब हैं तो मुमकिन है जी सब मुमकिन है जी सब मुमकिन है। और अगली कविता है कोई है, घोड़े थक गए हैं, घोड़े थक गए हैं दौड़ते दौड़ते अरसे से कागजी मैदान में, घोड़े थक गए हैं दौड़ते दौड़ते अरसे से कागजी मैदान में, कोई है अरे भाई कोई है लगाम देने वाला हाँकते हुए घोड़ों को, रहबर सईस ताजपोशी में व्यस्त,
रहबर सईस ताजपोशी में व्यस्त कुकुमारों को अपने धोने को कलंक उनका। फसलें खेतों में उगी चाहती है नमी, कोई है, अरे भाई कोई है बरसाने वाला घन घमंड को। शब्द गर्जना के तैर रहे अंबर में, शब्द गर्जना के तैर रहे अंबर में, देश देशान तक तक। अरे भाई कोई है बोने वाला इन्हें भूखी धरती पर, अरे भाई कोई है बोने वाला इन्हें भूखी धरती पर। घोड़े कई कई रंग के बेलगाम रौंदते कुलांचते चरते हिनहिनाते। अरे भाई कोई है फेरने वाला इन्हें सही दिशा में। घोड़े कई कई रंग के बेलगाम रौंदते कुलांचते चरते हिनहिनाते। अरे भाई कोई है फेरने वाला इन्हें सही दिशा में। अरे भाई कोई है इन्हें फेरने वाला सही दिशा में। और अगली कविता है भेड़ियों की मांद। पढ़ा था बचपन में कि देश के नक्शे पर मेरे बड़ा सा काला बिंदु है एक। पढ़ा था बचपन में कि देश के नक्शे पर मेरे बड़ा सा काला बिंदु है एक, शायद केंद्र बिंदु है। जो एक शहर है जहां संसद है, लाल किला है, राजधानी का बिला है। बहुत सारे सपने कुल बुलाए थे तब मेरे अंतः में। मेरे वे सपने मनमोहक आकर्षक सुहावने सपने अब हो गए खंड खंड। फटने लगा महामंड, गहरी वितृष्णा अगिन सी नफरत की गोले बमगोले आक्रोश के होने लगे अंकुरित। आंखों में सजोया विशाल भवन दिखने लगा भेड़ियों की मांद सा, या यो कहूं मेरे ही गांव के बैजू बाबू की चौपाल सा। जहां निरीह भेड़ों के चमड़ी मांस लहू के प्यासे खूंखार जो बहुमत के टीले पर गेरू मार करते हैं गुफ्तगू मंत्रणाएं बिछाने की जाल गोटियां इन्हें छलने को, कोई नई चाल चलने को, खुद के चेहरे को कृत्रिम रसायनों से ढक बेस बदल कर बरसाने को कोड़े, चबाने को मांस और अस्थियां। जी हाँ, बेशक मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। वह भवन दिखने लगा है मुझे कुछ फरेबी याताई व्यभिचारी हत्यारे बड़बोले लफाजियों के अड्डों सा, जो हर दशक के आधे पर आते हैं इन निरीहों के बीच इन्हें देखने टटोलने कि अब कितना लहू शेष है चूसने को, कि चूसने की रफ्तार कुछ तीव्र होगी या मंद, कि इनका वजन कब तलक हवा हो जाएगा, कि कब तलक मिट जाएगा इनका अस्तित्व, कि हम ही हम होंगे इस धरती पर कब तलक, कि चलती रहेगी मज सांसें इनकी। तब फिर निहारती हैं निरी आंखें, तब फिर निहारती हैं निरी आंखें इन्हें अपने रहबर के रूप में। इनके नित नए नारों से भौचक अपनी सेहत सुधारने की अटूट लालसा लिए इनके नुकीले दांतों के आगे कर देती है समर्पित खुद को। इनकी गर्दन का नाता इनकी देह से तोड़ने के बदले मुंह लेती हैं निगाहें अपनी जाति धर्म भाषा भूख के नाम पर। कामयाब होते हैं भेड़िए पुनः अपने छल की दुहाई दे, चौकी लगा घुस जाते हैं अपनी मान में, घुसा लेते हैं अपने जबड़े चबाने को इन्हें अपनी जादुई नाद में, चबा लेने को अपनी जादुई नाद में। और अगली कविता है बहुत जो अच्छा। इसी संग्रह में संकलित है, जी, उठो शेषनाग। शेषनाग तुम पर पृथ्वी टिकी हुई है, पृथ्वी का भार ढोते आए हो सदियों सदियों से। तू महज तू एक विष्णु करता है सन तुम्हारी देह पर, सुरा सुंदरी के मद में निरंतर। शेषनाग तुम पर पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी का भार ढोते आए हो सदियों सदियों से।
तू महज तू एक विष्णु करता है सन तुम्हारी देह पर सुरा सुंदरी के मद में निरंतर। शेषनाग कब तक दबे रहोगे उसकी बार से, डरते रहोगे उनकी आंखों से, जो नचाना जानते हैं महज क्या दे रही हैं तुम्हें यंत्रणाओं के सिवा। शेषनाग तुम्हारी पीठ छिल गई है अब तो, उसकी पीड़ा से करा रहे हो तू, फिर भी ढोते हो बोझ उस अकर्मण्य का होकर अचेत। शेषनाग करवट बदलो शेषनाग, कब तक झेलोगे यातनाया, तुम्हीं पर टिका है संपूर्ण अर्थतंत्र पृथ्वी का, सारे के सारे तंत्र पोषित हैं तुम्हारे स्वीद धार से, तुम्ही हो मेरुदंड प्रगट का। शेषनाग उठो शेषनाग, कुल बुलाओ, फन की दिशा बदलो शेषनाग, तमाम छद्म साजिशों को समझो शेषनाग, मत रहो भुलावे में जन्म जन्मांतर के। शेषनाग तुम्हें कहते हैं धैर्यवान, शेषनाग वे तुम्हें कहते हैं धैर्यवान, मुग्ध कर देते हैं झूठी प्रशंसा से, बनाते हैं महामूर्ख ताकि तू रहो आत्ममुग्ध। झूमो मस्ती में, उदासीन रहो अपनी यातनाओं से दुखों से, लालसा में कल्पित स्वर्ग और मोक्ष की। ज्ञान ही मोक्ष है शेषनाग, ज्ञान ही मोक्ष है शेषनाग, सदियों से करते हो रक्षण प्रतिरक्षण जिसका वह हो। अति चालाक है शेषनाग, पलता है कमाई पर तेरे ही, करता है अयासी तुम्हारी ही बहु बेटियों के संग सरेआम, बेचता है बाजार में ढेर ढेर तरह से। शेषनाग खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, खदानों में, कारजालों में, बियावानों में सिर्फ तू ही तू हो शेषनाग, तेरे ही अनगिन रूप हैं, सिरजते हैं सभ्यता संस्कृति की मंजिलें दो मंजिलें वायुआन बंगले। शेषनाग सबका अधिकारी अकर्मण्यता से खेलता भोगता है सर्ज, बैठा तुम्हारी देह पर अंग साइनी लक्ष्मी के साथ। आंखें खोलो शेषनाग, चुप्पी तोड़ो शेषनाग, अब तो फुफकारो शेषनाग, ताकि अकर्मण्यता हो दहशत में, आ जाए समानांतर ठोस धरती पर, लक्ष्मी हो जाए तेरी भी मुंह बोली। उठो शेषनाग उठो, कीचुर बदलो, खुद को पहचानो शेषनाग, दुनिया को बदलो शेषनाग, उठो शेषनाग, उठो शेषनाग। एक अंतिम कविता सुना रहा हूं। पहली बार। एक दिन कलुआ खुलकर बोला मुझसे पहली बार। एक दिन कलुआ खुलकर बोला मुझसे पहली बार, मास्टर जी सुनता नहीं कोई काहे मेरी पुकार। एक दिन कलुआ खुलकर बोला मुझसे पहली बार, मास्टर जी सुनता नहीं कोई काहे मेरी पुकार। जिनके खातिर लड़ा भिड़ा बन गई उनकी तो कोठी, जिनके खातिर लड़ा भिड़ा बन गई उनकी तो कोठी, बड़े बड़े भस्मासुर बन गए हम हैं अंडा पोठी। आपो तो करते हैं कादो झुटफुर की कविताई, आपो तो करते हैं कादो झुटफुट की कविताई, मेरी तड़पत जिंदगी अब तक कविता में न आई। रहे मारते तीर हवा में धरती रही बिलखती, मेरी जिंदगी धू धू कर भूसिर सी रही सुलगती। सुअर सुअरी बकरी मुर्गी भर दिन रहे चराते, बेंग गो घोंघा सितवाही पकड़ मार कर खाते। बचवा बचिया नंग धड़ंग है मौगी भी अधनंगी, मूस मारते लकड़ी बिनती रहती बनकर संगी। होता नहीं काम भारी रहते हैं बीमार, एक दिन कलुआ बोला मुझसे खुलकर पहली बार। दर्द मिटाने को पीता हूं जब भी दारू, कहते हैं साले ये कभी नहीं सुधरेंगे। दर्द मिटाने को पीता हूं जब भी दारू, कहते हैं साले ये कभी नहीं सुधरेंगे। लाख करो इनके खातिर अपनी आदत से नहीं उबरेंगे। आपे बोलो कैसे सुधरें, ना रोजी रोजगार नहीं पढ़ाई नहीं दवाई, सालों साल बीमार
दारू पीकर मर गए अनगिन, हुआ नहीं उपचार। पीढ़ी दर पीढ़ी खंदक में जाने को लाचार। किया भरोसा जिन पर वे सब पार हो गए गंगा। भूल भुलैये में भौचको हम ही रह गए नंगा। तू तो रहे साथ हरदम में, बात उठाई मेरी। तू तो रहे साथ हरदम में, बात उठाई मेरी। सुनता हूँ कविताई केवल, बजी दुंदुभी तेरी। पाए बहुत इनाम नाम पद पैसा बंगला कार। पूंछ डुलाते आगे पीछे जिनकी है सरकार। छोड़ो जाओ समझ गए हम, तू भी हो हथियार। अपना हक खातिर लड़ लेंगे, भले पड़ेगी मार। एक बार कोशिश की थी, सब कहने लगे दरोही। एक बार कोशिश की थी, सब कहने लगे दरोही। जाओ कांटक डूब मरो अब, हम खुद बने बटोही। कभी तो हम भी जीतेंगे, कभी तो हम भी जीतेंगे, ना होगी हरदम हार। एक दिन कलुआ बोला खुलकर मुझसे पहली बार। एक दिन कलुआ बोला मुझसे खुलकर पहली बार। जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत शानदार कविता रही। बहुत बहुत आभार शानदार आदरणीय सुरेश कांटक जी। और ज्वलंत मुद्दों को आपने उठाया, स्त्री विमर्श किया है आपकी दुर्गावती कविता में। और राजनीति के विद्रूप का तो आपने ऐसा व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, वो तो कमाल का है। पौराणिक आख्यान से उसको जोड़ते हुए कि शेषनाग ने धरती को नहीं उठाया हुआ है, मजदूरों ने धरती का बोझ अपने सर पर उठाया हुआ है। तो ये उपमा आपकी बड़ी शानदार रही। और आखिरी कविता में लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद आपका एक बार और। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जितेंद्र कुमार जी को कविता पाठ के लिए। आप स्वागत है सर। और भोजपुर जिले में आपका जन्म हुआ 1952 में और पढ़ाई भी आपकी पटना साइंस कॉलेज में हुई, बिहार यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई। और पहल, साक्षात्कार, दस्तक, समकालीन, जनमत आदि पत्रिकाओं में ये टॉप मैगजीन्स जो हैं आप लगातार छपते रहे हैं। और भोजपुरी में भी आपने बहुत लिखा है। सबसे पहले आपकी कविता पुस्तिका आई थी और उसके बाद 4 कविता संग्रह आपके आए। हाइकू भी आपने लिखे हैं, एक संग्रह हाइकू का भी है। 3 कविता संग्रह आपके हैं जितेंद्र जी। एक डायरी भी आपने लिखी है जी, और आलोचना जिंदगी के रंग अनेक। जी, जिंदगी के रंग अनेक, ये डायरी है आपकी, 2015 में आई थी। और आलोचना की आपकी 2 किताबें हैं। संपादन आपने किया है आरोही रचनावली भाग 1 और 3। और बिहार डाक संदेश, डाक विभाग में आप थे तो उस डिपार्टमेंट की जो पत्रिका निकलती है उसके भी आप संदेश। और जनपथ इस पत्रिका में आपने संपादन सहयोग किया। और इस समय आप भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और स्वतंत्र लेखन आप कर रहे हैं। जी। तो ये आरोही रचना जो है, आरोही, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह जी भोजपुरी के बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं। जी बिल्कुल लिखा है उन्होंने। अच्छा। तो उनकी कहानियों का भाग 1 में हमने संपादन किया और काफी खोजबीन करके वो एक भाग 1 है, आरोही रचनावली भाग 1। और कविताओं का भी 650 पृष्ठों का। अच्छा, बहुत अच्छी कविता है। 650 पृष्ठों का वो आरोही रचनावली भाग 3 है। जी। तो उनका किया। इधर हाल में अभी एक मेरे गांव के बगल में वो निर्गुणिया संत थे, कबीर और रविदास की परंपरा के। कबीर और रविदास की परंपरा के। जी सर। तो क्षेत्र ज्ञान करके उसका संपादन हमने उसको छपवा दिया। गांव वाले कहते थे कि आप लोग हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, सब किताब फटचिट गई है। लेखक का गांव से जुड़ा होना, लोगों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जी, गांव में बराबर जाता हूँ। जी सर। तो 40 किलोमीटर दूर है आरा शहर से, सोन के किनारे। तो क्षेत्र ज्ञान का भी संपादन किया है। ये 3 संपादित पुस्तकें हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज इस कार्यक्रम में किसी बहाने ही सही भोजपुरी साहित्य पर थोड़ी तो चर्चा हुई। और ये संयोग भी है कि आप दोनों कवि जो आज मौजूद हैं, दोनों ने भोजपुरी में काफी योगदान किया है। जी।
तो स्वागत है आपका जितेंद्र जी, आप कविता पाठ शुरू करें। जी, सबसे पहले तो आरंभ करने के पहले फिर पुनः एक बार परम मित्र सुरेश कांटक जी को बहुत बहुत बधाई इस काव्य पाठ के लिए। जी प्रणाम। जी नमस्कार। दूसरी बात की अनौपचारिक रूप से तो हम लोग एक दूसरे का अभिवादन कर चुके हैं। जी। मैं फिर इस बम्बई कविता मंच से प्रदान करने के लिए इसके संयोजक हृदय मयंक जी और डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी और संचालक डॉक्टर प्रशांत जैन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। और आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। कौशल किशोर जी भी उपस्थित हैं आज हम लोगों की कविताओं पर वक्तव्य देने के लिए, पुनः उनका अभिवादन है। ईश्वर जी हैं, अस्मित जी, और बाद में देख रहा हूँ कि बलभद्र जी भी जुड़े हैं। जी बलभद्र जी भी आए, स्वागत बलभद्र जी। तो बलभद्र जी के प्रति भी आभार है कि इस काव्य पाठ सुनने के लिए जुड़े हैं। तो मैं अपनी छोटी छोटी कविताएं आरंभ करता हूँ, इजाजत दी जाए। स्वागत। हाँ स्वागत है जी। पहली कविता है कविताई। कविताई इसलिए कि बचा रहे नदियों में जल, बचे रहे जंगल और पहाड़, बची रहे पृथ्वी की हरियाली, बची रहे बेटियां, हर आंगन में गूंजती रहे बच्चों की किलकारियां। और जब कभी विध्वंस का सामना करना पड़े हम एकजुट हो जाएं। और जब कभी विध्वंस का सामना करना पड़े हम एकजुट हो जाएं। ये छोटी सी कविता है। बढ़िया जी। और दूसरी कविता कहना चाहता हूँ, कविता लिखने का वक्त इसी के साथ है। नींद को ठेल कर, शीर्षक है कविता लिखने का वक्त। नींद को ठेल कर धीरे धीरे जाग रहा है शहर, कोई उसके चेहरे पर पोत रहा है सफेदी। चमकने लगी हैं काली सड़कें और कृष्काए वीथियां, हावड़ा से पहुंच गई है पंजाब मेल की लाल इंजन। सूचना हो गई है राजधानी एक्सप्रेस के पश्चिम से आगमन की। समाचार बांटते हुए अखबार वालों की साइकिलें दौड़ रही हैं गलियों में। जज कोठी के तिराहे पर चूल्हे में कोयले की आग तैयार करने में जुट गया है चाय वाला। काम पर जाने के पहले खुची खुची थकावट को दूर करना जरूरी है एक प्याली चाय से। 80 वर्षीय माँ भगा रही हैं गंदगी, आलस्य और अंधकार को बढ़ने से। उड़ान भरने से पहले शहर को एक बार निहार रही है गौरैया। कोचिंग सेंटरों की ओर दनादन भाग रही हैं लड़कियां साइकिल चलाते हुए। दूर पूर्वी छोर पर जहां चुनता है अंबर औनी को अरुणाभ क्षितिज दे रहा संकेत। नए दिवस के आरंभ का सूरज दस्तक दे रहा शहर के किवाड़ पर। कविता लिखने का वक्त है यह, कविता लिखने का वक्त है यह। एक तीसरी कविता लड़कियों पर जो हमले हो रहे हैं और ये सब है, इसके संबंध में मैं चाहता हूँ।
जो माहौल है आतंक का, उससे संदर्भित कविता है आतंक। दिन ढलते ही सांझ की काली चादर ओढ़े आसमान से उतर आता है वह, घरों की छतों पर दौड़ने लगता है, सड़कों पर, गलियों, जंगलों में आदमी के चेहरे पर चिपक जाता है वह, पैदा होते ही दौड़ने लगता है, रसहीन, गंधहीन, कायाहीन वह, सुनहरे गुंबदों, लाल मीनारों से गुफ्तगू करता है, शहर गांव की शांति टूटती है। जिन्हें जंगल में समाधि लगानी थी, शहर के बीच आ गए ध्यान लगाने, घंटों की आवाज में समा जाता है वह, अजान में पुकारने लगता है, महान आत्माओं के आगे पीछे दीवार बन खड़ा हो जाता है, सांझ होते ही आसमान से उतर आता है, दिन चढ़ने तक कुहासे की चादर ओढ़े बैठा रहता है, सूर्य को चमकने ही नहीं देता, लंबी रातों में सपने नहीं आते, माँ बच्चे को स्कूल भेजने से डरने लगती है, शहर में कर्फ्यू करता है, आंखें कहीं अटक जाती हैं, न रोटी में स्वाद, न खेल में आनंद, आवाजों की सवारी पर आता है वह, अवतार मांगने लगती है, दादी माँ प्रार्थना में हाथ जुड़ने लगते हैं। ये दूसरी कविता है जमीन पर। ये जमीन पर वाली कविता है कि ये जो मेरा गांव जो है वो बथानी टोला के पास है जी। तो वहाँ पर एक 11 जुलाई 1996 को एक नरसंहार हुआ था जिसमें 21 गरीब मारे गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य की ये कविता है जमीन पर। स्वागत। छोटी सी कविता है। घर घर में चर्चा है, घर घर में चर्चा है, जीभ से ज्यादा काम लेने लगे हैं, कभी नहीं बोलने वाले लोग, दहकते अंगारे झड़ने लगे हैं, बंद और तनी हुई मुट्ठियों में तब्दील हो रही हैं, वरना जगाती हथेलियां, पनपने लगे हैं विचार, बोझ उठाए सिरों में, कुछ लोग करने लगे हैं प्यार एक दूसरे को, बढ़ रही है कुछ विशेष रंगों से पहचान उनकी, बहस करते हैं वे हर छोटी बड़ी बात पर, सार्वजनिक करना चाहते हैं जमीन को, हवा अपनी धूप की तरह, जमीन की लड़ाई को उन्होंने ला दिया है जमीन पर, घुस गया है हर घर में बथानी टोला 11 जुलाई 1996 के बाद। ये है छोटी सी कविता। अब मेरे गांव की अंगूठा छाप और मेरे गांव की अंगूठा छाप और थी, सुबह अंधकार को ठेलने में मदद करती हैं सूरज को, सूरज के जाने के बाद
डिबरी जलाकर छोटी करती हैं रात की लंबाई, चूल्हे के धुएं से संकेत देती हैं दिन के शुरू होने का। आंगन में उनके थिरकते पांव की पदचाप सुनकर गौशाले में बछड़ा बोलता है, बां बां बां। अर्धनग्न भस्म विभूषित शिव पूजती हैं, पिता तुल्य दक्ष भी अगर करे अपमानित, ध्वंस कर दे दक्ष के यज्ञ को शिव समान पति। चूल्हे की आग में भात समान पकती हैं, उठान पिसान करती हैं, ढेकी में कूटती हैं जीवन, सावन में रोपनी के गीत गाती हैं, तालाब के शांत जल में उठती है तरंग उनके गीतों की लय से। खेतों से खलिहान तक ढोती हैं पेट की भूख, वे सरिता की नीर हैं, उनकी आंखों में सदियों की पीर है। मनुज के पिता के लिए उनके वक्षों में क्षीर है। नरम देह वाली नदी शिकायत करने लगी है, मुखिया से, सुखिया से, राजशाही से, तानाशाही से। उगने लगा है शिलाखंड नदी की नरम देह में, खाकी वर्दी से नहीं डरती अब, खाकी वर्दी से नहीं डरती अब। हाथ में हसिया लेकर विधानसभा का घेराव करने राजधानी चली जाती है। अधूरा होगा कवि का अनुभव संसार, मेरे गांव की अंगूठा छाप औरतों के जिक्र बिना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक है खेल में फाउल। खेल में फाउल। खेल में फाउल भी होता है। प्रतिपक्षी कभी कभी जानबूझकर फाउल खेलता है, अलक्षित भी रह जाता है। रेफरी से भी कभी कभी फाउल हो सकता है। आप प्रतिवाद करें फाउल का, हो सकता है वह अनसुना कर दे प्रतिवाद। खेल एक कला है, हर कोई नहीं खेल सकता हर खेल। लंगड़ा आदमी फुटबॉल नहीं खेल सकता। देर तक बिना थके अगर नहीं दौड़ सकते तो फुटबॉल जैसे खेल से दूर ही रहिए। जनतंत्र के खेल में बार बार हार कर भी जीत की उम्मीद बांधे रहिए। हारिए फिर खेलिए, फिर हारिए फिर खेलिए, लेकिन थकिए नहीं। नहीं थकने पर भी हो सकता है हारते हारते जिंदगी की सांझ हो जाए और खेल के मैदान के बाहर होना पड़े। रेफरी कम परेशान नहीं होता फाउल खेल में। रेफरी भी हर बार न्याय प्रिय नहीं होता। दुनिया में अनेक टीमें फाउल खेलने के लिए बदनाम थी। दर्शक दीर्घा में सैकड़ों दर्शक इन फाउल टीमों के समर्थक होते हैं। खेल के समय हो हल्ला करते हैं, हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। फाउल खेलने वाली बदनाम टीम मैच जीत जाती है, दर्शकों का मुंह लटक जाता है। सत्ता का खेल फुटबॉल खेलने जैसा है। उसके बाद बेहया के ये नया कविता संग्रह कनक चंपा और अन्य कविताएं, स्वागत। तो इससे दो तीन कविताएं सुनाता हूँ। जैसे ये बेहया के फूल, बेशरम के फूल से संबंधित कुछ। ये सब पौधों पर केंद्रित और उन्हीं को सिंबल बनाते हुए जी जी कविताएं लिखी गई हैं। शीर्षक है बेहया के फूल।
उपेक्षित वंचित पोखरों, तालाबों, गड्ढों, कठारों में आशियाना मेरा। अछूतों की गली का अछूत पादप मैं, पृथ्वी की हरियाली का एक जरूरी हिस्सा। बेहया नहीं हूँ, तुमसे बेहतर हयादार हूँ। चाहे जितना भी करो उपाय मुझे अस्तित्वहीन करने का, ऊब आऊंगा बार बार शहर के हाशिए पर दूध की तरह। न झूठ बोलता हूँ, न झूठ के पास जाता हूँ। जैसे तुम झूठ ओढ़ते बिछाते हो, गाते बजाते हो। बेहया नहीं हूँ, तुमसे बेहतर हयादार हूँ। बड़े बड़े गड्ढे खोदते हो अर्थ के मैदानों में, गड्ढों की मिट्टी से गढ़ते हो स्वार्थ के टीले ऊंचे ऊंचे। उजाड़ते, काटते, जलाते हो मेरा आशियां। खोदे तुम्हारे गड्ढों से बनाता हूँ नया रहवास। बेहया नहीं हूँ, तुमसे बेहतर हयादार। अस्तित्वहीन नहीं हूँ, हरे हरे पत्ते साक्ष्य मेरे। श्वसन रंध्र हैं पत्तों में, पर्णहरिम युक्त हैं पत्ते। व्यर्थ नहीं हूँ, मिट्टी में धसी हैं मेरी जड़ें। कुंगियों में खिले हैं श्वेत गुलाबी पुष्प हर मौसम में। बेहया नहीं हूँ, तुमसे बेहतर हयादार। क्या बात, क्या बात। सुंदर सा वैज्ञानिक नाम है मेरा, हाइपोमिया पामेटा। हिकमत है विपरीत परिस्थितियों में जीने की, परिगणित पादप वनस्पति जगत का। उजाड़ोगे, काटोगे, जलाओगे, आकाश में फैलेगा धुआं। बेहया नहीं हूँ, तुमसे बेहतर हयादार। इस क्रम में एक इमली वृक्ष को भी मैंने एक सिंबल बनाया है। जी जी, स्वागत। इमली हूँ तो हूँ। इमली हमारे स्वाद में शामिल है, इमली हमारी याद में शामिल है। इमली होने में कोई दोष नहीं है। गाँव में इमली पट्टी टोले मोहल्ले हैं, जैसे बाभन पट्टी, भगवान पट्टी, जैसे यादव पट्टी, लाला पट्टी। कोई दोष नहीं है इमली होने में। गाँव में चौपाल लगते हैं इमली की छाया में। ऐतिहासिक पंचायतें हुई हैं इमली के चबूतरे पर। कोई दोष नहीं है इमली होने में। खेतों बधारों के नाम है इमली के नाम पर, जैसे महुआ तर, बर तर, वैसे इमली तर का खेत। इमली अभिन्न है हमारी सांस्कृतिक विरासत में। जैसे वैवाहिक कर्मकांड में दुल्हन को इमली घुटवाना शामिल है। इमली होने में कोई दोष नहीं है। ऊंचे ऊंचे पठारों पर, बीहड़ मैदानों में गाय भेड़ बकरियां पहुंच जाती हैं वहां चरते चरते चरवाहों के साथ। विशाल इमली गाछ के पास देर तक कबुराती हैं, आराम फरमाती हैं, कड़ी धूप बारिश बौछार से बचती हुई। कोई दोष नहीं है इमली होने में। गाँव में इस अमृत काल तक स्कूल भवनों की अनुपस्थिति में गरीबों वंचितों के बच्चों की कक्षा इमली की छत्र छाया में चलती है। उसमें थाइमीन है, खजाना है वो विटामिन सी का। इमली का फल रामवाण है, प्रतिरोधक क्षमता के वास्ते इमली होने में कोई दोष नहीं है। इमली विकास के भूत से डरती है, बाधक शोषित हो सकती है, बाधक घोषित हो सकती है कभी भी 4 लेन के विकास में। उम्मीद है कि हरे लाल भूरे रंग की फल वाली, खट्टे मीठे स्वादों वाली
पैबेसी कुल की टमारिंडस इंडिका भारतीय मूल की इमली बची रहेगी। इमली होने में कोई दोष नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसमें एक अंत में एक भटकटैया को भी मैंने देखा कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं वो बन जाती हैं प्रतिरोध की तरह। शीर्षक है ओ भटकटैया। ओ भटकटैया, तुम्हारे खंडित पत्तों के हर प्रकार का वनस्पति जगत में कोई सानी नहीं। उस पर कांटेदार तनों पत्तों का धौंस, तने खासे मुलायम, अंदर से गुतेदार, सूच्याकार उजले कांटों से सुसज्जित, इसकी मजाल की छूले प्यार से। अंगुलियां आगे बढ़ी कि धंसा कांटा अंदर। ओ कंटेरी भटकटैया, कांटों के आसन पर विराजते तुम्हारे नील पीत वर्ण पुष्प, श्वेत रेखाओं से मंडित हरे हरे गोल गोल फल कांटों से घिरे, अति सुंदर आकर्षक। गाय बकरियां हिम्मत नहीं जुटा पाती करने की। खंडित दानतुर पत्तों फलों फूलों को ओ निदग्धिका रेंगनी कफ पित्तनाशक। ओ मूलों तनों पत्तों फलों में शोले कार्पीडियन एल्केसाइड पोटेशियम नाइट्रेट रसायन धारिणी। आयुर्वेदिक यूनानी उपचार में अत्यंत कार्यकारिणी। ओ क्षुद्र कटेरी, एकांत टीलों ठूहों पर, नदी के ढलानों कछारों में, सड़क किनारे खेत के मोड़ों पर निर्जन बियामान वासिनी। ओ उपेक्षिता रेंगनी, माँ बहने तुम्हें नहीं भूलती। भैया दूज को गोधन कुटते वक्त रेंगनी का कांटा पीठ पर गड़ाती हैं। बाबू भैया को शापती गाती हैं। बाबू भैया बने गईलन, खेले अहेर, उन्हीं मरा धरा गईलन। समाचार पाकर दुख से भर जाती हैं। यम का दरवाजा कूटती हैं गोधन। सुरक्षित वापसी मांगती हैं बाबू भैया से। यम से होती है सुरक्षित वापसी। जिस जीव से पहले शापा था बाबू भैया को, रेंगनी का कांटा चुभोती हैं उस जीव में। स्त्रियां गंगा स्नान करती हैं। ओ सर्वहितकारी भटकटैया, तुम हमारे सांस्कृतिक व्यापारों में शामिल हो, तुम अपरिहार्य हो। तो ये कनक चंपा और कविताओं से है। बहुत सुंदर कविताओं का पाठ किया आपने। बहुत शानदार, अलग तरह की कविता है। शानदार शानदार कविताओं का पाठ किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या और एक आध कविता पढ़ी जा सकती हैं? समय है? समय हो गया है, लेकिन आप एक कविता सुना दीजिए। हाँ, एक कविता पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक कविता मैं पढ़ता हूं। इसमें मैं दीपा मुर्मू पढ़ता हूं। स्वागत। दीपा मुर्मू स्वागत। एक आदिवासी लड़की थी साक्षरता अभियान में। बिहार सरकार का अधिकारी था, वीडियो रैंक का। उसके साथ बलात्कार किया और वो गर्भवती हो गई। इसके बाद नकार दिया, फिर डीएनए टेस्ट में वो मामला सही साबित हुआ जी। तो लेकिन जो छल हुआ उसके साथ, वो दीपा मुर्मू वाला छल आज भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए छोटी सी कविता है, दीपा मुर्मू। स्वागत। ओ सावन में धुले नीले आसमान से निर्दोष लड़की। ओ सावन में धुले नीले आसमान सी निर्दोष लड़की। ओ भादों की हरी विस्तृत धरती, लहराती पहाड़ी चिड़िया। इतने सपने हैं तुम्हारे दिल में, भय होता है तुम्हारे सपने। तुम समझती क्यों नहीं?
कि नाटक करते हैं जिस अभियान का, धरती पर लाना बड़ा खतरनाक है। रहने दे खेल को खेल, गंभीर नहीं होते खेल में, इस पार से उस पार, थिरकते पैरों से ले जा बंदूक को, पर सपनों को न ले जा किरण वेदी तक। सुरीले हैं बोल तुम्हारे कंठ के, भजन गाने में करो उनका उपयोग। बलात् बोया था जिसे गहन अंधकार में, काली देह की धरती में, छोड़ गई पाप बीज के अंकुर को, मस्त कदम में अपूर्व सपनों वाली वह दीपा मुर्मू। ट्रेजेडी ये थी कि ये बहुत अच्छा आती थी, फुटबॉल की खिलाड़ी थी और अच्छा। स्वच्छता अभियान में शामिल थी। फुटबॉल की खिलाड़ी और बहुत अच्छा गाना, और इसके साथ इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो बच्चे का जो कम जन्म शब्दों में हुआ, सशक्त अभिव्यक्ति जो वो इनकार जितेंद्र कर जी दी थी की कि है, नहीं, वो बच्चा एक तो खासियत जन्म मुझे लेगा ही। लगी। तो ये है और जो कविताएं मेरे बहुत- गांव बहुत की सुंदर- अलग बहुत चाहता सुंदर जो पाठ कविता है। थी, उसमें मैंने दो जी। उसके ध्रुव देखे कि एक तो एक्टिविस्ट है वो महिलाएं, मेहनती तो हैं ही, और भारतीय संदर्भ में जो होता है कि परंपरागत स्त्री जो है पति के प्रति समर्पित रहती है, तो दक्ष प्रजापति का उदाहरण लेकर उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनका समर्पण होता है। बथानी टोला के नरसंहार को आपने याद किया बहुत पीड़ा के साथ। और कनक चंपा और अन्य कविताएं इस संग्रह के लिए तो मैं बधाई देना चाहूंगा। बिल्कुल नई युक्ति मुझे लगी कि फूल पौधों को लेकर आपने मनुष्य जीवन का उसमें बहुत ही प्रभावी चित्रण किया है। ये बिल्कुल अलग तरह की कविता, और सारा संग्रह जो है इसी तरह की कविताओं, पूरा शोध परक है। इमली, भटकटैया या बेहया का। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि इससे प्रेरणा लेकर कोई कवि जो है जीव जंतुओं को विषय बनाकर मनुष्य जीवन को चित्रित करेगा। जी जी। तो आखिरी कविता जो फुटबॉल थी, उसमें ये जो दीपा मुर्मू जो है, मुझे पता है झारखंड एरिया में जो आदिवासी लोग हैं खेलों में बहुत आगे हैं, हॉकी टीम वगैरह में काफी वो लोग रहते हैं, और ऐसी हॉकी खिलाड़ी के, हाँ ये तो फुटबॉल की खिलाड़ी थी। तो लेकिन देखिए कि क्या कद्र है समाज में प्रतिभाओं की। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय जितेंद्र कुमार जी इन शानदार कविताओं के लिए। अब मैं कौशल जी को आमंत्रित करता हूँ वक्तव्य के लिए। कौशल जी एक बड़ा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नाम है, लखनऊ से आप हैं, और बलिया में आपका जन्म हुआ। आपके 4 कविता संग्रह हैं, और वैचारिक लेखों के 2 संग्रह आपके हैं, और एक कविता संग्रह आपका आने वाला है, आलोचना की एक पुस्तक भी आने वाली है, और एक निबंध संग्रह भी आपका प्रकाशित होने वाला है। एक कोरोना त्रासदी पर लिखी कविताओं के एक संकलन का आपने संपादन किया था। इसके अलावा 3 पत्रिकाओं का आप संपादन भूतकाल में कर चुके हैं, युवा लेखन, परिपत्र तथा जन संस्कृति। फिलहाल आप रेवांत पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, जो कि लखनऊ से निकलती है। सैकड़ों रचनाएं आपकी प्रकाशित हैं, और अनेक कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जन कवि केदारनाथ अग्रवाल सम्मान से आप सम्मानित हैं। और सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि 1985 में जो जन संस्कृति मंच की स्थापना हुई थी, आप उसके संस्थापक सदस्य रहे, पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव रहे जन संस्कृति मंच के, और इस समय उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कविता कागज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जमीन पर उतर कर आप संघर्ष करते हैं। एक एक्टिविस्ट का जीवन आपका रहा है, और अभी भी इसी तरह से आपका जो है योगदान जो है एक्टिविज्म में देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी, अब वक्तव्य की शुरुआत करें। धन्यवाद प्रशांत जी, जितेंद्र जी, सुरेश कांटक जी, इन लोगों की कविताएं सुनी। अभी बलभद्र जी और चंद्रेश्वर जी भी हैं, ओम प्रकाश जी भी थे, और समय भी काफी हो गया। मुझे लगता है कार्यक्रम हम लोगों का 1 घंटे का होता है, उसके पार हम लोग चले गए। नहीं, आप निश्चित रहिए, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो ऊपर हो ही जाता है। एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने एक अलग ढंग की कविताएं सुनी। बिल्कुल। जब मैं यह बात कहता हूं कि अलग ढंग की कविताएं, तो स्वाभाविक तौर पर आज के काव्य, समकालीन काव्य परिदृश्य पर हमारी नजर जाती है। हम लोग देख भी रहे हैं
कि हम लोगों का साहित्य और कविताएं महानगरी हो रही हैं, कविताएं बौद्धिक होती चली जा रही हैं, और ऐसे समय में जमीन से जुड़ी हुई कविताएं, अलग रंग की कविताएं, अलग विषय, ऐसे अछूते विषय को लेकर के कविताएं करना ये आसान काम नहीं है। और ये आज हम लोगों ने कविता मुंबई के मंच पर ऐसी ही कविताएं हम लोगों को सुनने को मिली। भोजपुर, ये दोनों कवि भोजपुर से आते हैं और भोजपुर एक संघर्ष की जमीन है। अभी जितेंद्र जी भी बाथे वाली कविता में ये कहते भी है ना कि जमीन के संघर्ष को जमीन पर उतार दे। तो भोजपुर ऐसा ही है कि उसने जीवन के संघर्ष को जमीन पर ले आया। भोजपुर, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का संघर्ष रहा हो या बाद के दिनों में, उसने सामंतवाद के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि वो लड़ के एक मुक्ति गाथा उसने लिखी। और ये दोनों कवि उस धारा के, जो संघर्ष की भोजपुर की जो धारा है, उसकी अग्रगामी चेतना के कवि, उस संघर्ष के कवि। हम देखते भी हैं इन दोनों कवियों की भी, जैसे सुरेश कांटक जी कहते हैं लिखो, अपनी लिखो कविता में वो ले आते हैं जो बात लिखो में, कि वो लिखा जाना चाहिए जो जिंदगी के सवाल हैं, जिंदगी के जो मसाइल हैं। गरजते जो बादल बरसते कहाँ हैं लबालब तरसते कहाँ हैं, अगर रोशनाई है तेरी कलम में, कहाँ है नई पौध बेजान लिखो, लिखो पंख कतरे परिंदे कहाँ। मतलब वह जो आज के समय का जो द्वंद्व है, आज के समय का जो यथार्थ है, उसे आप कहते हैं कि वहां लिखने का काम, आज एक लेखक का काम वहां। उसी तरह से जितेंद्र जी ले आते हैं अपनी कविताई, जो पहली कविताएं उन्होंने सुनाई शीर्षक से कविता कि कविताई इसलिए कि बचा रहे नदियों में जल, बचे रहे जंगल और पहाड़, बचे रहे पृथ्वी की हरियाली। और लेकिन साथ ही क्या कह रहे हैं कि यही बात नहीं, वो बचाने की नहीं, जब अगर इन पर खतरे आए, विध्वंस किया जाए, तो सामूहिक संघर्ष की भी जरूरत है। तो इस बात को लेकर जितेंद्र जी अपनी कविता में लाते हैं। तो ये एक आज की सुदेश्यता है। अब दोनों कवियों की भावभूमि एक जमीन होने के बाद भी इन दोनों के अपने अनुभव हैं, अपनी शैली है, अपना लय है। और देखेंगे कि जितेंद्र जी की कविता का लय अलग है और सुरेश कांटक की कविता में एक अलग तरह का लय है, और ये लय ही इन कविताओं को प्रवाहमय बनाता है, संप्रेषणीय बनाता है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये कविताएं जिस वैचारिकी को लेकर चलती हैं, तो इसमें उथलापन नहीं है, बल्कि उसे कलात्मक रूप देने की कोशिश है, और इसीलिए ये कविताएं हम तक पहुंचती हैं और संवाद भी करती हैं। देखिए, इन्होंने पहली कविता सुनाई आईना हूं। तो अगर हम लोग कांटक जी की कविताओं के बीच से गुजरे, तो लगता है कि इनकी कविताएं हमारे सामने हमारे समय का एक आईना की तरह आती। यहाँ पर दुर्गावती हैं और से शुरू होता है और शेषनाग तक वो आते हैं, और ये सभी एक स्त्री जीवन
की जो जटिलता है, उसका जो संघर्ष है, आज के हालात में किस तरह उसे जूझना पड़ता है, किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसके संघर्ष को दुर्गावती ले आती है। दुर्गावती की इस कविता में आती है, यह श्रमिक औरत की संघर्ष गाथा। उसके लिए श्रम ही वह साधन है जिससे जीवन चलता है। रात बिरात खेत पटाना, बोझा ढोना, खेत की जरूरत के मुताबिक रोपनी, सोहनी, कटनी करना और इन सब के साथ घर की जिम्मेदारी निभाना, यही उसकी जीवनचर्या है। कदम कदम पर विघ्न बाधाएं हैं, शोधे हैं, और अकेले पा करके वो चाहते हैं उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन वह उनका भी मुकाबला करती है। तो यहाँ स्त्री जीवन का, स्त्री का एक यह रूप सामने आता है कि वह जूझती हुई महिला है, श्रमजीवी महिला है। और इस रूप में अगर देखिए तो एक नया सौंदर्य, श्रम का सौंदर्य लेकर के आप आते हैं। और इनकी कविताएं जीवन संघर्ष के साथ चलती है। चाहे इनकी जो भी कविताएं हम लोगों ने देखी, उठो शेषनाग, मतलब उठो शेषनाग वो सर्वहारा वर्ग है। मतलब इनके काव्य का एक उठान सा दिखता है कि वह परिवर्तन का, वो शेषनाग को परिवर्तन का सूत्रधार बनाया है उन्होंने। और वह इस व्यवस्था में शोषण का शिकार है और वह सोया हुआ है। तो इसलिए उसके अंदर की जो अदम्य शक्ति है, अदम्य ताकत है, उससे आप परिचित कराते हैं। और वह वहां कविता आप ले जाती है कि भाई वो श्रमिक वर्ग जो है वही समाज का, इस सारे सामाजिक क्रियाओं का नियंता है, वही करता है। इसलिए सारे सूत्र भी उसके हाथ में होने चाहिए। उसकी मुक्ति की एक छटपटाहट, एक कामना आपकी कविताओं में है। और इसी तरह से बहुत सारी कविताओं में इसी तरह के भाव आते हैं, है ना। अब जैसे बलभद्र जी ने भी इसी बात को रेखांकित किया कि जो गरीबों की जो पूरी स्थिति है, गांव की जो स्थिति है, गांव में जो संघर्ष है, श्रमिक, तमाम इनकी कविताओं में ऐसे पात्र आते हैं और उन पात्रों के माध्यम से आप सामाजिक यथार्थ को ले आते हैं। उसी तरह से जितेंद्र कुमार जी की कविता में भी, अब देखिए जितेंद्र कुमार जी ने जो कविता, एक कविता पढ़ी, मेरे गांव की अंगूठा छाप औरतें। जब इस कविता को मैंने पढ़ा और मैंने आज भी सुना, तो इनकी कविता को पढ़ते हुए और सुनते हुए गोरख पांडे की कविता कैथर कला की याद आ जाती है। मतलब कैथर कला जो 80 के दशक में गोरख पांडे ने लिखा था, और कैथर कला की औरतें उस संघर्ष में लड़ते हुए, वो ऐसी औरतें थी जो घर में रहती थी, अपने काम से मतलब रखती थी, लेकिन जब गांव पर सामंतों का और सामंतों से सत्ता का, राज सत्ता का जब दमन हुआ, तो वही औरतें बंदूक उठा लिया, उस संघर्ष की अगली कतार में पहुंचे। तो यह कैसे संघर्ष की एक धारावाहिकता होती, आप उस धारावाहिकता को जितेंद्र कुमार की इस कविता में देख सकते हैं कि जब वो, और यह अपेक्षा भी करते हैं, एक कवि की अपेक्षा है कि आपको इस संघर्ष के साथ जुड़ना चाहिए। वो कहते भी हैं, उनका कहना भी है कि अधूरा होगा कवि का अनुभव संसार, मेरे गांव की अंगूठा छाप औरतों के जिक्र के बिना। वास्तव में यह साहित्य में मध्य वर्गीय समाज से कवि की, माने बौद्धिकों से यह कवि की अपेक्षा है
यह प्रगतिशील और जनवादी साहित्य समाज के डिक्लास और डिकास्ट होने से जुड़ा। यानी कवि ये अपेक्षा करता है कि आप उन संघर्षों के साथ सिर्फ मानसिक और बौद्धिक रूप से न जुड़े, उस संघर्ष के साथ आप भौतिक रूप से भी जुड़े, अपने को डिक्लास करें, उस संघर्ष का हिस्सा बनाए, जो आज के समय में जो बौद्धिक जगत में ये चीजें दुर्लभ होती हुई दिख रही हैं। तो इस तरह से जितेंद्र कुमार जी और सुरेश कांटक जी की कविताएं जीवन संघर्ष के साथ चलती हैं, एक नए स्वाद को लेकर के कविता में आती हैं और उन हिस्सों को, उस यथार्थ को जिसे हिंदी कविता में अछूता हो गया है, अस्पृश्य हो गया है, वहां मध्य वर्ग की चिंता, मध्य वर्ग का चिंतन हावी या प्रभावी हो रहा है। ऐसे समय में सुरेश कांटक और जितेंद्र कुमार उन नायकों को लेकर आते हैं, समाज के उन हिस्से को लेकर आते हैं जो श्रम करते हैं और श्रम के लिए अपने उसके लिए संघर्ष भी करते हैं, जिनके अंदर एक मुक्ति का, एक इन स्थितियों से बाहर निकलने का संघर्ष है, छटपटाहट है। और यहीं पर प्रतिरोध की कविता दूसरी व्यवस्था विरोध की कविता से अलग हो जाती है। व्यवस्था विरोध प्रतिरोध का पहला सोपान होता है या पहला चरण हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध में एक स्वप्न है, संघर्ष है, मुक्त हो वो मातृभूमि की का भाव है। तो ये कविताएं जो हम लोग ने सुरेश कांटक और जितेंद्र कुमार की कविताएं सुनी, उनकी कविताई ऐसी ही कविताई है। और जितेंद्र कुमार जी ने कुछ नए विषय लेकर के कविता में आए हैं जो आमतौर पर हिंदी कविता में ऐसे विषय वनस्पतियों को लेकर, प्रकृति को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर और उसमें जो जीवन है उसके माध्यम से जो जीवन का संघर्ष है, द्वंद्व है, और ये सभी जो भुटकटैया और ये सब ले आते हैं, इमली और दूसरे सब लाते हैं, वो वास्तव में समाज के उत्पीड़ित और श्रमिक हिस्से का ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कवि हमारे लिए जरूरी कवि हैं। और देखिए कविता मुंबई, जो मुंबई जैसे महानगर से चलकर जमीन से, भोजपुर से जो धान का कटोरा के रूप में वह जाना जाता है, वहां से और भोजपुर के उस संघर्ष से, क्योंकि ये उसी सामंतवाद विरोधी संघर्ष से निकले हुए ये दोनों रचनाकार हैं। सुरेश कांटक जी मूलतः कहानीकार हैं, लेकिन कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है और उनकी कविताएं एक नया स्वाद लेके आती हैं, नई लयात्मकता है। उसी तरह से जितेंद्र कुमार जी मूलतः कवि हैं, लेकिन उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, हिंदी और भोजपुरी में गद्य भी लिखा है, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। और इस तरह से एक संपूर्णता में चीजें ये दोनों रचनाकारों के अंदर हम चीजों को घटित होते हुए सामने आते हुए देखते हैं। तो मैं दोनों कवियों को, रचनाकारों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। यहाँ चंद्रेश्वर जी, बहुत जी, ओम प्रकाश जी, प्रशांत जी, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने जी, ठोस बातचीत की आपने। जितेंद्र जी थोड़ा अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। जी, अच्छा, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, अंदर की आवाज आ रही है और मैं बीच में बोल भी नहीं सकता था, सर का चालू था बोलना। तो एनीवे, हाँ कौशल सर कुछ कह रहे थे आप। हाँ नहीं, मेरी बात हो गई। मूलतः दोनों कवि की भावभूमि, मेरा यही कहना है, एक है, लेकिन दोनों के पास अपना अनुभव है, अपने टूल्स हैं, कहने का अपना तरीका है। और क्योंकि उस संघर्ष से दोनों जुड़ते हैं, उस संघर्ष की धारावाहिकता से जुड़ते हैं, है ना। जिस संघर्ष में एक नए मनुष्य, एक नई व्यवस्था, एक उम्मीद,
है ना, और जो संघर्ष आज भी उस जमीन पर जारी है। तो जैसे जितेंद्र जी ने कहा भी, इनकी कविताओं में बहुत सारे, जैसे बाथे और बथानी टोला, ये बड़े सामंती जुल्म के ये सब क्षेत्र रहे हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, है ना, आज भी वो संघर्ष जारी है ना, आज भी प्रतिरोध के नए नए रूप अब सामने आए हैं, है ना। तो इस तरह से उस संघर्ष के ये कवि हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यहाँ पर राजनीतिक नारेबाजी है। कनक चंपा जैसी कविताएं लेकर जाते हैं, और उसी तरह सुरेश कांटक जी की कविताओं में भी आप देख सकते हैं, वो तो पूरा आईना की तरह एक कविताएं हैं, जिसमें हम अपने को देख सकते हैं, अपने समाज को देख सकते हैं, एक क्षरित होते हुए जनतंत्र को देख सकते हैं, मनुष्यता को देख सकते हैं, उसके संघर्ष को देख सकते हैं, और किस तरह से स्त्रियां संघर्ष कर रही हैं, उनके सपने जो हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो सब चीजें इन दोनों कवियों में सामने आता है। इनके अपने टूल्स, अपने तरह के से कहन की शैली अलग है, और यही इन दोनों कवियों को विशिष्ट भी बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। और बलभद्र जी का कहना है कि खोजी कवि है, बिल्कुल सही, जैसे कनक चंपा बिना अध्ययन के इस तरह की कविताएं नहीं लिखी जा सकती, वनस्पतियों पर इस तरह से, और उसका जो एक वैज्ञानिक महत्व है, औषधीय महत्व है, उसको भी कविता लेकर के सामने जीवन से जोड़ा है उन्होंने, हर पौधे को, हर फूल को जीवन से जोड़ा है। जीवन से जोड़ा है, बिल्कुल सही बात। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय कौशल किशोर जी। और जैसा कि हमेशा हमारा अनुभव होता है कि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि आपकी दिखाई देती है वक्तव्य में, और वक्तृत्व कला भी आपकी जबरदस्त है। आपका जो स्वतः स्फूर्त बोला हुआ जो होता है, वो एक तरह से लिखित वक्तव्य जैसा लगता है। तो ये कैपेबिलिटी तो विरले लोगों में होती है। आप का विश्लेषण तो होता ही है, लेकिन एक व्यापक संदर्भों के साथ आपका संश्लेषण भी रहता है। एक बृहद परिप्रेक्ष्य में आप कविता को देखते हैं, और इस तरह से हम जैसे पाठक हैं या जो भी हैं, श्रोता हैं, उनको भी एक दृष्टि मिलती है कविता को समझने की। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय कौशल किशोर जी इस बोधक वक्तव्य के लिए। और अंत में मैं एक औपचारिकता आभार प्रदर्शन की करूंगा। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय सुरेश कांटक जी और आदरणीय जितेंद्र कुमार जी के प्रति, जो कि जिन्होंने आज यहाँ कविताएं पढ़ी हैं। एक बार फिर आज के वक्ता कौशल किशोर जी का आभार। इसके अलावा बहुत वरिष्ठ श्रोता आज मौजूद रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय चंद्रेश्वर जी हैं, आदरणीय ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, आदरणीय बलभद्र सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत आभार। बलभद्र सिंह जी ने तो लगातार कमेंट भी किए और बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका रहा। और इस कार्यक्रम का संचालन मैं प्रशांत जैन कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो है हमारे जो दो वरिष्ठ हैं, उनका भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। इस चैनल के संयोजक हैं आदरणीय श्री हृदेश मैंग जी, जो कि वरिष्ठ कवि हैं, रचनाकार हैं, मुंबई के, आप जानते ही हैं। और आदरणीय डॉक्टर भूपनाथ पांडे, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, अभी रिटायर हुए। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार। और इस तरह से यह कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। अभिनंदन सबको। बहुत ही कम शब्दों में सशक्त अभिव्यक्ति जो जितेंद्र जी की है, वो एक खासियत मुझे लगी। और